नहीं, जैसे कल चल गए थे लाइब्रेरी पर, ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर नहीं, हम भी बात नहीं पता, हम चले गए थे लाइब्रेरी पर, अभी लाइब्रेरी तो ऐसे नया नया है, तो वहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, वहाँ पे किस सीट वीट बढ़वाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? 95 से 94 तक हो गया था। अच्छा 95 यहाँ से हिंदी वाला होगा। पहला क्वेश्चन एक अंक टाट का है, WTO का, खाली वो टॉपिक लिख दीजिएगा खाली, ठीक है। हाँ उसमें तो लिखो, उनसे लिए थे क्या? ठीक है। तो उसमें अंक टाट एक लिखवाए थे, अंक टाट का पूछा था कि अंक टाट का मुख्यालय कहाँ पर है, पिछला क्वेश्चन में था। इसमें क्वेश्चन में है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो एक अंक टाट के बारे में पढ़ना है, WTO के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बोला कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भाई WTO का मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे, हाँ WTO का लिख दीजिएगा। अंक टाट पहले लिखा हुआ है, मतलब अंक टाट UNCATD। हाँ वर्ल्ड लेवल पर देखिए, व्यापार करने के लिए ना, व्यापारिक समझौते के आधार पर जो संबंधित संस्था है दो है, एक है WTO और एक है अंकटाड, ठीक है। तो अंकटाड के बारे में उसने पूछा था कि उसका मुख्यालय कहाँ पर है। आज WTO के बारे में क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय जो है कहाँ पर है। और दूसरा क्वेश्चन WTO से यहाँ भी है, दो क्वेश्चन WTO से इसी पेज में, 95 नंबर पेज पर और 98 नंबर पेज पर, 95 और 98। 95 में पूछ रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, और 98 में पूछ रहा है WTO संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी, ठीक है। और अगर WTO के मुख्यालय की बात करेंगे तो वो कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसी के बस WTO और अंकटाड लिखने के बाद एक लिखिएगा GATT गट, ठीक है। क्योंकि WTO आने से पहले एक काम जो कर रही थी संस्था, उसका नाम था गट, ठीक है। गट को रिप्लेस करके WTO को बनाया गया है ना। चलिए इस सब कहानी पढ़ेंगे जब हम कंटेंट पढ़ेंगे। WTO से फिर तीसरा क्वेश्चन भी है 99 में कि WTO के कितने सदस्य हैं। तो WTO के अगर सदस्य की संख्या पूछी जाएगी तो वो है अपनी कितनी, 164। मतलब WTO से 3 प्रश्न आपको देखने को मिला कि WTO कब स्थापित हुई, WTO का मुख्यालय कितना कहाँ है, कितने सदस्य हैं। तो 164 सदस्य, कितने सदस्य हैं, 164 मेंबर्स। मतलब इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एक देश होता है, जैसे इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ WTO, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, कह रहा है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग है। मतलब हमारे देश में कुछ ऐसे एरिया डिफाइन किए गए हैं जहां पर व्यापार और व्यापार से संबंधित जो लॉ है ना वो कुछ अलग टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, छायांकित आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, अति वास्तविक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो उसे कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो वहां पर आप एक टॉपिक लिखिएगा ईपीजेड का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ऐसा क्षेत्र जहां जो बिल्कुल किसके लिए, एक्सपोर्ट प्रोसेस के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसको कहेंगे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या एरिया कह लीजिए, ठीक है, जोन में कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है। और दूसरा होता है SEZ, उसको कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसी में एक और लिखिएगा FTZ, फ्री ट्रेड जोन, ठीक है, फ्री ट्रेड जोन, है ना। तो हमारा एक दिन का जो पूरा क्लास होगा वो आपका होगा FTZ, EPZ और SEZ, ठीक है। तो आप जब टॉपिक लिखिएगा तो इस तरह से लिख लीजिएगा, FTZ हमको पढ़ के जाना है, EPZ पढ़ के जाना है एंड SEZ पढ़ के जाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है इससे। ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा।
जैसे अभी कुछ देर टॉपिक आपको पहले लिखवा है, क्या पढ़ के जाना है, WTO पढ़ के जाना है, अंकटाड पढ़ के जाना है, WTO पढ़ के जाना, इसको लिख लिया था ना, हाँ WTO पढ़ के जाना है, अंकटाड पढ़ के जाना है, ठीक है, क्या पढ़ के, अंकटाड के बारे में पढ़ के जाना है, और गट के बारे में पढ़ के जाना है, गट के बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद गट के बाद WTO हो गया, अंकटाड हो गया, गट हो गया, ठीक है, व्यापारिक संबंधित। दूसरा आप लिख लीजिएगा, IMF के बारे में पढ़ के जाना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ के जाना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है, क्योंकि वित्त संबंधित कोई भी समस्या होगी तो देश को मदद करने वाला कौन है, IMF है और वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। और अगर व्यापार से संबंधित बात करेंगे तो ये चीजें हैं, WTO, अंकटाड, गट। तो एक दिन का हमारा क्लास होगा और WTO, अंकटाड और गट के बारे में चर्चा करेंगे। एक दिन में चर्चा कर सकते हैं SEZ, EPZ और FTZ, ये सब क्या है इसके बारे में पूरा डिफाइन करके बताएंगे। साथ ही साथ हम वहां ये भी पढ़ेंगे कितने SEZ हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं, फ्री ट्रेड जोन कहां पर है, उन सब के नाम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 95, 96, 98 हो गया, 99 हो गया, 97 देख लीजिए। भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, जो अभी आपने पढ़ा ना, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को ही कहते हैं निर्यात। यहां पर है, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मॉडल इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट विद एशियाज फर्स्ट EPZ सेटअप। मतलब भारत एशिया का पहला ऐसा देश था जिन्होंने EPZ स्थापित किए थे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किए थे। वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन उन्हें कहां लगाया था, तो भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है नाम है कांडला, गुजरात में है। कहां पर है, कांडला गुजरात में है भारत का। और एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहां पर है, कांडला में है, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में, ठीक है। तो भारत जो पहला जो है सेटअप किया है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का, कहां पर, कांडला गुजरात में। क्या इसके अलावा भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, बिल्कुल है, कोच्चि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी है, ठीक है। तो इस तरह से और भी 7-8 जो EPZ है हमारे पास, वो सारे हम पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ के जाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर हम पढ़ेंगे 100 नंबर क्वेश्चन, बोला विच कंट्री डज नॉट हैव अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, ठीक है। भारत का किस देश के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, नहीं है, डज नॉट हैव। किसके पास है ये नहीं पूछा, किसके पास नहीं है वो। तो भाई थाईलैंड के साथ भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। तो अब एक वहां पर टॉपिक लिखिएगा, इंडिया एंड other countries India and other countries trade and others agreement, ठीक है। भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार और अन्य तरह के जो अग्रीमेंट होंगे हमको वो भी पढ़ना है, ठीक है। भारत और अन्य देशों के साथ जो उसका ट्रेड एग्रीमेंट है हमको वो भी पढ़ना है, एक टॉपिक है, एक दिन में वो खत्म करेंगे, जिसमें नाम आएगा किसका, थाईलैंड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है भारत का, जापान के साथ भी है, मलेशिया के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, श्रीलंका के साथ भी है। अब वहां पर बायलैटरल कहने का मतलब है कि दो पक्ष के बीच, बायलैटरल का मतलब होता है दो पक्ष, जब दो देश आपस में समझौता करते हैं उसको कहते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट। जब 3 देश हो जाते हैं तो क्या कहेंगे, ट्राइलेटरल। और जब 4 देश हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। नहीं बोलते ना, क्वाड समूह का मतलब 4 देश वहां पर है, ठीक है। चलिए ये हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर क्वेश्चन भी कर रहे हैं, साथ साथ टॉपिक कौन कौन सा आया है उसको क्या क्या पढ़ना है वो भी हम देखते जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, इंग्लिश में रखे हिंदी में, ठीक है, अगर नहीं करेंगे हिंदी में चलेंगे, दिक्कत नहीं है। बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उपयोग का अधिकार प्रदान करने पर केंद्रित है। किसी भी मतलब कोई भी कंपनी अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब अपना जो ट्रेडमार्क है, नहीं पेटेंट है, उसको यूज करने का आपको अधिकार दे रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा, लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा, एक्सपोर्टिंग करना पड़ेगा। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, क्या आप उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर पाएंगे फ्रेंचाइजी में,
मान लीजिए कि कोई बड़ी एक तेजस एकेडमी एक बड़ी यूनिट है, इसका कोई फ्रेंचाइजी लेगा, तो फ्रेंचाइजी तो मैं नाम, सिर्फ फ्रेंचाइजी में क्या होती है, केवल नाम ट्रांसफर होता है, ना कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जाए। हम वहां पर जाकर पढ़ाने नहीं देंगे अपना, क्योंकि ये मेरा अपना इंटेलेक्ट है ना। लेकिन अगर लाइसेंस ले लिया तो वो नाम के साथ साथ क्या करेगा, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा, यूज करेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, लाइसेंस से, क्योंकि फ्रेंचाइजी में केवल नाम उपयोग कर सकते, कोई बड़ी यूनिट का नाम लेकर के आप अपने एंड पर काम करेंगे। लेकिन अगर लाइसेंस ले लिए तो नाम के साथ साथ आप उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के यूज करने का अधिकार भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगला है आंसर क्या हो जाएगा, लाइसेंसिंग। अगला हमारा, निम्नलिखित में कौन सा बीमा का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। आप वहां पर एक टॉपिक लिखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अपना एक प्रिंसिपल है, इंश्योरेंस का अपना एक प्रिंसिपल है, पूर्ण विश्वास, बीमा योग ब्याज, ठीक है, क्षतिपूर्ति, अधीनता, हानि अधिकतमकरण। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस ले लेंगे तो हमारा जो लॉस है, ठीक है, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्या लॉस मैक्सिमाइजेशन, इंश्योरेंस लेने से लॉस मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, नहीं भाई, जितना लॉस होता है उसका वो कुछ परसेंटेज ही आपको देता है ना आगे, कि हाँ 5% उसमें, जैसे मान लीजिए बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं तो 90% या 95% अगर जीरो डेप्ट में भी है तो क्या करता है, जीरो डेप्ट होने के बाद भी 95% तक ही कंपनी देगी, बाकी का खर्चा जो है 5% वो आपको देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि अधिकतमकरण जो है वो इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं है। बाकी जितने भी सारे लिखे हुए सब क्या है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हैं, चाहे वो पूर्ण विश्वास हो, चाहे वो बीमा योग ब्याज हो, चाहे वो क्षतिपूर्ति हो, चाहे वो अधीनता हो। ठीक है, चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज वस्तुओं के निर्यात के लिए नहीं है। अब इंग्लिश में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तो बड़ा आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब यहां पर एक टॉपिक लिखिएगा, नाम लिखिएगा एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, टॉपिक का नाम लिखिएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, डैश देके डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस। गुड्स को एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्टिंग करने का क्या प्रोसेस है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, ये हमारा टॉपिक बनेगा, एक दिन की पूरी क्लासेस पर होगी। ठीक है, अब उसमें चाहिए कार्गो रिलीज ऑर्डर, क्या कार्गो रिलीज ऑर्डर, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल फॉर्म एसडीएफ, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कौन सा डॉक्यूमेंट, इंपोर्टिंग चाहिए, टेक्निकल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट चाहिए, टर्मिनल हैंडलिंग रिसिप्ट चाहिए, एसडीएफ चाहिए, कार्गो रिलीज ऑर्डर की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, 103 का हो जाएगा ए। कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है ये पूछा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, तो बाकी बी सी डी ई ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको जरूरत है, बाकी ए नाम के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ये कब, जब आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस को समझ जाएंगे, ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, खाली स्थान इज व्हेन व कंपनी एग्रीज विद अनदर टू प्रोड्यूस कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट ओवर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। जब हम किसी दूसरे कंपनी के साथ अग्रीमेंट कर लेते हैं कि मान लीजिए हम तो बना रहे हैं भैया कंप्यूटर, तुम उसमें चिप बना लेना, मेमोरी कार्ड बना लेना, तो ये जो कंपोनेंट बनाने के का जो हमारा एग्रीमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको लाइसेंसिंग कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, फ्रेंचाइजिंग कहते हैं, होली ऑन सब्सिडी कहते हैं। तो भाई उसका नाम होता है क्या, उसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब हम बड़ी मशीन बना रहे हैं, उसका पहिया तुम बना लेना, चेयर हम बना रहे हैं तुम पहिया बना लेना, तो चेयर हम बना लेना, पहिया तुम बना लेना, तो ये जो पहिया जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूस करने का जो एग्रीमेंट हुआ है उसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। आंसर इज बी, 104 का क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए 105 नंबर, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, थोड़ा सा अगर हिंदी में समझ लीजिए। कॉटेज मतलब होता है कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है, तो सूती बुनाई क्या उसका एग्जाम्पल है या नहीं है, रेशम बुनाई है, धातु हस्तशिल्प मतलब हाथ से जो धातु सब साफ करके बनाते हैं, मत्स्य पालन, क्या मत्स्य पालन कॉटेज इंडस्ट्री में आएगा, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन ये फिशरीज में आ जाती।
ठीक है, या उसको कहते हैं ब्रीडिंग में आ जाती है, जो ब्रीडिंग बिजनेस होता है उसमें आता है। अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो जो इंडस्ट्री के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो एक दिन का हमारा जो पूरा क्लास रहेगा इस पर रहेगा कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, ताकि आप पहचान पाओ कि कौन सा इंडस्ट्री में कौन सा एग्जाम्पल फिट बैठता है। ठीक है, तो एक हमारा हेडिंग बन जाएगा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर मत्स्य पालन। मत्स्य पालन कॉटेज इंडस्ट्री का पार्ट बिल्कुल नहीं है। अगला है हमारा विच टाइप्स ऑफ रिटेलर प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस टू देयर कस्टमर। किस टाइप का रिटेलर जो है वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कहते हैं उसको स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है पता है, जो स्ट्रीट मतलब रोड के किनारे बेच रहा है उसको कहते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। हिंदी में आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसको कहते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स, मतलब जो मतलब दुकान लगा करके मतलब रोड पे जो अपना बेच रहा है उसको कहते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स या स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं उसको। ठीक है, दूसरा होता है कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर का मतलब आप आपके मोहल्ले में, जैसे अभी क्या था, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट खोला है, पहले स्मार्ट बाजार था, स्मार्ट पॉइंट खोला है। स्मार्ट पॉइंट क्या है, तो स्मार्ट पॉइंट है कि जिस मोहल्ले से उसको लगा कि बहुत ज्यादा सेल आ रहा है तो हम वहां पर उस वहां के ग्राहकों की सुविधा के लिए कन्वीनियंस स्टोर खोल दिए, छोटा सा स्टोर खोल दे जहां यहां से सामान वहां पर पहुंचाया जाएगा। वहां भी कुछ सामान रहती है, आप खरीद सकते हैं। दूसरा होता है फेरी वाला, उसको कहते हैं हॉकर्स या पैडलर्स। जो डोर टू डोर सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है सबसे पहले न्यूज़पेपर वाला, तो बोलते हैं न्यूज हॉकर्स, या उसी को कहते हैं पैडलर्स। ठीक है, न्यूज हॉकर्स या पैडलर्स जो है, फेरी वाला जो है, वो अपने ग्राहकों को डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी, फेरी वाला। मधुबनी कला बिहार के किस क्षेत्र से, भाई पिल्ला है, कहां से है, मिथिला क्षेत्र से है, मिथिला रीजन से है। जो वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है, कमर्शियल बैंक का प्राथमिक काम कौन सा नहीं है, तो बोल रहा है कि ऋण का भुगतान और संग्रह करना, क्या उसका प्राथमिक कार्य है कि नहीं है। प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, सिक्योरिटी खरीदता बेचता है, ये भी है। सराफा व्यापार, जो मतलब बुलियन, सराफा बुलियन मतलब जो गोल्ड कॉइन जो होता है वो भी बेचता है। इसके बाद धन प्रेषण, धन प्रेषण का मतलब मनी रेमिटेंस, लेन देन करना। मुद्रा जारी करना, क्या मुद्रा जारी करना कमर्शियल बैंक का काम है, नहीं, वो आरबीआई का काम है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई। कमर्शियल बैंक का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है, तो मुद्रा जारी करना कमर्शियल बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है। बाकी सारे के सारे प्राथमिक काम में आते हैं, प्राइमरी वर्क में आते हैं। 108 नंबर। चलो 109 यहां पर है, एवरी कंपनी विच नीड्स टू कंप्लाई विद द सीएसआर प्रोविजन हैव टू स्पेंड। हमने सीएसआर के बारे में एक बार चर्चा की हुई है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होता है कि सरकार कहती है कि जब आप अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं तो अर्निंग कहां से की है, इसी समाज से की है, तो आपको जो कमाई हुआ है उसका कुछ अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, इस समाज पर खर्च करना पड़ेगा। उसको कहते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या ये सभी कंपनियों को करनी पड़ती है, नहीं सर, ये सभी कंपनियों को करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरा करते थे, ये चीज आप पूरा करते हैं, तब आप सीएसआर पॉलिसी में आएंगे, और अगर सीएसआर पॉलिसी में आते हैं तो आपको उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीएसआर पॉलिसी में क्या करना पड़ेगा, कितना स्पेंड करना पड़ेगा, तो बोला सीएसआर पॉलिसी की जब बात करते हैं तो 2%, कितना परसेंट, केवल 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years एज पर सीएसआर पॉलिसी। मतलब जिस साल आप सीएसआर पॉलिसी के अंतर्गत आ गए, उससे ठीक पिछले 3 साल का नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालिए, और उस नेट प्रॉफिट के एवरेज का 2% आपको सीएसआर पे खर्च करना है। क्या करना है, सीएसआर पे खर्च करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खर्च करना है। क्लियर यहां तक, हाँ। सीएसआर के बारे में पूरा क्लास होगा, एक टॉपिक लिखिएगा सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर का हमारा एक टॉपिक होगा कि सीएसआर क्या है, सीएसआर कब लागू होता है, उसके लिए कंडीशंस क्या है, और अगर किसी कंपनी पर सीएसआर पॉलिसी लग जाती है तो उसको कितना खर्च करना पड़ेगा, अगर वो नहीं खर्च करता है तो उसका कोई दंड मिलेगा क्या, तो वो दंड भी हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, क्या दंड मिलेगा। चलिए 109 नंबर 110, एमआरपी स्टैंड फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ई टेलिंग स्टैंड फॉर, ई टेलिंग, ई टेलिंग का मतलब होता है, ये बोला, ई टेलिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग।
ई टेलिंग, ई टेलिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, ना ही एंटरप्रेन्योर ना ही इकोलॉजिकल, इलेक्ट्रॉनिक रिटेल, ई टेल, ठीक है, रिटेल। 112 नंबर, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं है भैया? ट्रेडिंग क्या मैनेजमेंट का फंक्शन है? नहीं, आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग। क्वेश्चन आसान थे, कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किए, नए टॉपिक जैसे WTO, अंकटाड, CSR, ये सब सारी चीजें। तो ये भाई आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट में यूजीसी नेट के यूनिट नंबर 1 में कॉमर्स का ये सारा चीज पढ़ाया गया है, ठीक है। द आइडियल करंट रेशियो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, आइडियल करंट रेशियो, करंट रेशियो कैसे निकाला जाता है? तो करंट रेशियो निकाला जाता है करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट रेशियो, इक्वल टू करंट रेशियो। तो बोला कि आइडियल करंट रेशियो किसे कहेंगे? तो आइडियल करंट रेशियो तब होता है जब 2:1, मतलब अगर दो रुपया आपका एसेट है तो 1 रुपया आपका क्या होना चाहिए? लायबिलिटीज होना चाहिए। अगर 2 रुपया आपका करंट एसेट्स है तो 1 रुपया आपका करंट लायबिलिटी होना चाहिए। वही 2:1 जो है वो आइडियल करंट रेशियो बनेगा, वही 2:1 जो है वो क्या बनेगा? आइडियल करंट रेशियो बनेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान आर ट्रू टू देयर नेम बाय कैरिंग अ डीप assortment of brands, style of models within a relatively narrow category। अब इसको थोड़ा हिंदी में पढ़ लीजिए, नहीं इंग्लिश में समझ में आता है। कहता खाली स्थान है अपेक्षाकृत इसका नहीं, दो तो पढ़ना ही है तो। खाली स्थान अपेक्षाकृत संकीर्ण क्षेत्र श्रेणी के भीतर ब्रांड, शैली या मॉडलों का एक गहरा वर्गीकरण करके अपने नाम के लिए सही है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं स्पेशलिटी स्टोर। जैसे बोलता है ना कि ऊषा का स्टोर है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊषा के ही जितने कैटेगरी होंगे उसके मिलेंगे सामान। अब ऊषा के बहुत सारे निकलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स भी है, मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक गुड का अलग स्टोर, नहीं उसके दूसरे तरीके अलग स्टोर, तो उसको कहते हैं स्पेशलिटी स्टोर। कहता है ना संकीर्ण श्रेणी, संकीर्ण श्रेणी अपनी श्रेणी को नैरो करना है और उसके भीतर ब्रांड, शैली या मॉडल का एक गहरा विवरण। मतलब अगर मान लीजिए कि ये मारुति सुजुकी का ये नेक्सा, मारुति सुजुकी 2 कैटेगरी में गाड़ी उतरती है, एक होती है नेक्सा सीरीज की गाड़ी उतरती है। जो नेक्सा सीरीज की गाड़ी है वो क्या है? प्रीमियम रेंज की गाड़ी है उसकी, नहीं जिसमें SL6, ठीक है। दो जब देखिएगा मारुति सुजुकी जो ब्रांड है उसकी 2 7 सीटर गाड़ियां हैं, एक है अर्टिगा, अर्टिगा पर लिखा रहेगा मारुति सुजुकी अर्टिगा, ठीक है। और उसकी दूसरी जो 7 सीटर गाड़ी है उसका नाम है SL6, ठीक है। अब SL6 पर लिखा रहेगा मारुति सुजुकी और यहां पर लिखा रहेगा नेक्सा। नेक्सा मारुति सुजुकी की प्रीमियम रेंज वाली गाड़ियां, ठीक है। तो जितनी प्रीमियम रेंज की गाड़ी है वो सब नेक्सा के थ्रू उतारती हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो मारुति सुजुकी का स्टोर है तलपट्टी में, वो मारुति सुजुकी का स्टोर है। और वहां पर आप हाईवे पर देखिएगा मारुति सुजुकी का ही नेक्सा स्टोर है, वहां पर लिखा है मारुति सुजुकी नेक्सा। तो इसको कहते हैं स्पेशलिटी स्टोर, मतलब ये नेक्सा कैटेगरी में गाड़ियां बेचेंगी, ये नॉर्मल कैटेगरी में गाड़ी बेचेगी। आप समझ गए? उसको कहेंगे स्पेशलिटी स्टोर कहेंगे। 115 नंबर, गरीबों को क्रेडिट एक्सेस देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह गरीबी उन्मूलन में बेहद महत्वपूर्ण है। BHG, LHG, CHG, RHG, ठीक है। अब यहां पर क्या है? SHG, ठीक है। SHG हमने अभी एग्जांपल बता दिए, बाकी सारे के बारे में पढ़ना है। BHG, LHG, DHG, SHG, ये सारे जी को पढ़ना है, इसको लिख लीजिए आप एक बार। गरीबों को क्रेडिट एक्सेस देने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका नाम है SHG, SHG। लेकिन अपने को पढ़ना है BHG, LHG, DHG और SHG। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय के उद्देश्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? व्यवसाय के उद्देश्य, तो व्यवसाय के उद्देश्य क्या? इन्वेस्टमेंट व्यवसाय का उद्देश्य है या व्यवसाय करने के लिए जरूरी है? उद्देश्य मतलब क्या? जो नहीं, उद्देश्य मतलब जो काम करके आगे अचीव करना चाहते हैं। देखिए उत्पादकता उद्देश्य है, प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए। नवाचार, नवाचार का मतलब नए नए इनोवेशन भी उद्देश्य है।
कि व्यापार का काम होता है कि नई नई चीज मार्केट में उतारते रहे। लाभ अर्जित करना ये भी उद्देश्य है, राजस्व अर्जित करना ये भी उद्देश्य है। इन्वेस्टमेंट उद्देश्य नहीं है उसका, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स है फॉर द बिजनेस। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होंगी। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, रिक्वायरमेंट्स है, ना कि उद्देश्य। बाकी जितने हैं उत्पादकता, नवाचार, लाभ अर्जित करना, राजस्व अर्जित करना, ये सारे क्या है, ये सारे उद्देश्य है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 116 का ए, इन्वेस्टिंग इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस या ट्रेड, नॉट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में ये सारे आएंगे। अगला है आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1935। कब हो गया था? 1 अप्रैल 1935 को, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? कौन है? अब तो बंद चेंज हो गए हैं, उस टाइम जब एग्जाम हुआ था तो कुछ और थे, तो रिसेंट के थोड़ा याद कर लीजिएगा। अभी कौन अलग अलग बने हैं ना कोई? अभी थोड़ा सा नाम हमको भी स्मरण नहीं है। बाकी इससे अभी जब हम एग्जाम दे रहे थे तब रिसेंट में कौन थे? शशिकांत दास। 119 में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। ठीक है, सबसे पुराना अगर कमर्शियल सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे पुराने बैंक की बात की जाएगी तो वो है इलाहाबाद बैंक। ठीक है, एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में, 1 सितंबर 1956 को। एग्जिम पॉलिसी को किस रूप में जाना जाता है? एग्जिम पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली, एग्जिम पॉलिसी को कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली पॉलिसी। एक भारत ने लगाई है पॉलिसी जिसका नाम है एग्जिम पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी। ठीक है, अब एग्जिम मतलब एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, आईएम का मतलब होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इसका मतलब होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, एग्जिम पॉलिसी। ठीक है, अब एग्जिम पॉलिसी किसके लिए? मौद्रिक नीति के लिए है क्या? नहीं। वाणिज्यिक नीति के लिए है? नहीं। राजकोषीय नीति के लिए है? नहीं। वो किसके लिए है? विदेश व्यापार के लिए। किसके लिए है? विदेश व्यापार नीति के लिए। ठीक है, मौद्रिक नीति के लिए कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी। कौन है? मौद्रिक नीति के लिए कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है? तो आरबीआई बनाती है। नहीं, राजकोषीय नीति के लिए फिस्कल पॉलिसी है, इसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, जो कि है आपका बजट, जो कि पास होने वाला है ना, बजट। अपने को थोड़ा बजट पे भी काम करना होगा क्योंकि फरवरी में आ रहा है बजट, फिर अप्रैल मास में एग्जाम होंगे तो बजट से भी क्वेश्चन उठा के डाल सकता है। फिर फिस्कल पॉलिसी भी थोड़ा काम करना है। तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और एग्जिम पॉलिसी। और एक है एफटीपी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एफटीपी पॉलिसी। तो ये एक पॉलिसी की भी क्लास करनी है अपनी। एफटीपी पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। तृतीय क्षेत्र में इसको लिख लिया कि नहीं? पॉलिसी वाले को लिख लीजिए ना, फिजिकल पॉलिसी, FISCAL, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी एंड FTP पॉलिसी। FTP पॉलिसी, फिजिकल FISCAL फिजिकल, कॉमा मॉनेटरी MONETARY मॉनेटरी, कॉमा FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, FTP लिखिए ना, और एग्जिम पॉलिसी लिखिए, एग्जिम EXIM, एग्जिम, हाँ एग्जिम। चलिए अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है ना? 3 टाइप की इंडस्ट्री है ना, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब जब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सेवा, सर्विस। आंसर इज 122 का बी। क्लियर? चलिए अगला, the formula of break even points unit is fixed cost minus variable cost per unit। अब इसके लिए आपको पढ़ना होगा एक ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट चार्ट, लिख लीजिएगा एक टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट चार्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट चार्ट।
अब वहां पर आप ब्रेक इवन पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो बोला फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट्स इज फिक्स्ड कॉस्ट भागा खाली स्थान माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेल्स पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट। तो ये फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट भागा सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट, इक्वल टू बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सेल्स पर यूनिट। क्या हो जाएगा, सेल्स पर यूनिट यहां पर आ जाएगा खाली स्थान में। ठीक है, तो जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट चार्ट पढ़ेंगे तो यहां पर सारे जितने भी हम क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला है सबको रिपीट कर लेंगे अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनमोल परचेज अ बाइक फॉर ₹75,000 एंड ही सोल्ड फॉर 55,000, द लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। भाई लॉस तो हुआ है, अब जब लॉस परसेंटेज की बात होती है तो लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस बटा सीपी इंटू 100। लॉस कितने का हुआ है, तो लॉस हुआ है सर 20,000 का। 20,000 का लॉस किस पर हुआ है, तो जब 75,000 में खरीदा था और 55,000 बेचा था। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 75,000 और गुने कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहां से 3 जीरो से ये 3 जीरो हट जाएगा, वहां से नहीं 20 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2,000, यहां से और भी काट सकते हैं ना, 5 दिया 5 के 20, 15 पचे 75, अब हो जाएगा 400 भागा 15। अब 400 भागा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 दूना 30 जी 10, 15 90 मतलब 26.67%। कितना जाएगा 26.67%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 125 नंबर, मोनिका टेक्स अ लोन 10,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% per annum, find the interest then amount she has to pay at the end of year। मतलब एक साल के लिए उन्होंने क्या किया, 10% की दर से आप पैसा उधार लिया, तो एक साल बाद कितना पैसा चुकाएगी। तो भैया जब भी पैसा चुकाने की बात आती है तो जो मूलधन लिया है वो तो चुकाना ही पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो चाहे यहाँ पर बोलेंगे सर अब तो इंटरेस्ट हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कंपाउंड और सिंपल की चर्चा है ही नहीं। तो एक बात बड़े भैया याद रखिएगा कि एक साल के लिए चाहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें किसी भी अमाउंट पर, चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालें, तो बात कोई चेंज होगा क्या, बात कोई बिगड़ेगी नहीं, बिगड़ेगी ना। क्यों, क्योंकि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से भी हम अगर क्या करते हैं इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो एक साल बाद ही वो चेंज होगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक अगले साल जो होता है वो इस साल का मूलधन तो है ही प्लस ब्याज भी जुड़ जाता है, लेकिन एक साल तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम जब सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे क्या करेंगे, मूलधन गुने रेट गुने ईयर, कितना हो जाएगा 1,000 रुपया हो गया। अब 1,000 रुपया इंटरेस्ट अब प्लस मूलधन कितना 11,000 रुपया लौटा देगा। आंसर कितना हो जाएगा, सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द बेस्ट इकोनॉमी, बिहार का सबसे बेस्ट इकोनॉमी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है भाई, सीधा सीधा बात है पटना, राजधानी है, ज्यादा कमर्शियल चीजें वहां पर चलती है ना, पैसा उसके पास बढ़िया अच्छा आता है, अच्छा खासा इनकम है उस जिले का, तो इकोनॉमी जाएगा पटना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, बोल रहा है कि कंपैरेटिव एडवांटेज इन इकोनॉमिक थ्योरी क्रिएटेड बाय, अब यहां पर लिखिएगा एक टॉपिक नाम लिखिएगा इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी नहीं, अलग अलग लोगों ने दिया हुआ है, जहां पर आप पढ़ेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। अब कंपैरेटिव एडवांटेज की जब भी बात की जाएगी तो उसका नाम है डेविड रिकागो। अब जैसे ही कंपैरेटिव एडवांटेज के हो जाता है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को देने वाले हैं एडम स्मिथ, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को देने वाले हैं डेविड रिकागो। आंसर क्या हो जाएगा, डेविड रिकार्डो यहाँ पर। बाकी अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा तो क्या हो जाएगा आंसर, एडम स्मिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, एडम स्मिथ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फॉर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग, ग्रोथ, सोशल ऑब्लिगेशन और ऑल ऑफ द अबव।
अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी का जो फॉर्म का गोल है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या उसको रेवेन्यू बनाना चाहिए, क्या उसको प्रॉफिट बनाना चाहिए, क्या उसको ग्रोथ बनाना चाहिए? नहीं, उसको क्या बनानी है? सोशल ऑब्लिगेशन। आंसर क्या हो जाएगा? डी, सोशल ऑब्लिगेशन। क्लियर? एडीआर, सोर्स ऑफ फाइनेंस जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम एडीआर जीडीआर बताएंगे, और आईडीआर भी है। एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एक आप टॉपिक लिखिएगा, एडीआर, एडीआर, जीडीआर और आईडीआर। एडीआर, जीडीआर और आईडीआर एक टॉपिक बनाएगा, ठीक है। अब एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। अब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब क्या है? तो यदि अमेरिका का कोई व्यक्ति है ना भारत के कंपनी का शेयर खरीदना चाहेगा, तो डायरेक्ट शेयर उसको नहीं मिलेगी, उसको क्या मिलेगी? एडीआर मिलेगी। क्या मिलेंगी? एडीआर मिलेंगी। इसी तरह से इंडिया ने भी डेवलप किया है। अगर इंडिया का कोई बिजनेसमैन अमेरिका के किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, तो उसके एवज में उसको क्या मिलेगा? आईडीआर मिलेगा। और जीडीआर होता है ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट। बाकी अन्य देश जीडीआर में भी काम करते हैं, है ना। अगला है हमारा, विच ऑफ द दीज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गिवन हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल का जो सिद्धांत है उसमें से कौन सा नहीं है? रेमुनरेशन, सेल्फ स्टीम, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या सबऑर्डिनेट जो होंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब होता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब हिंदी में पढ़ते हैं तो कितना है सेल्फ स्टीम का हिंदी? सेल्फ स्टीम का मतलब है व्यक्ति आत्मसम्मान या व्यक्तिगत हित की अधीनता। क्या होना चाहिए? कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल सिद्धांत नहीं है? तो भाई अगर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत हित की अधीनता, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कौन सा इंटरेस्ट होना चाहिए? किसका इंटरेस्ट? उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए ना। मान ली तेजस एकेडमी का इंटरेस्ट, उस पर हम लोग काम करेंगे या हम सब अपने अपने इंटरेस्ट पे काम करेंगे? उसके इंटरेस्ट पे काम करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, व्यक्तिगत हित की अधीनता जो है प्रिंसिपल नहीं है, बाकी सारे प्रिंसिपल हैं। चलिए, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? एब्डुल टेलर। टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन आता है? तो करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो में आता है, क्विक रेशियो लिक्विडिटी रेशियो में आता है, कैश रेशियो और या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो उसमें आता है, रिटर्न्स ऑन एसेट, ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट जो है वो लिक्विडिटी रेशियो में नहीं आता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। 132 का आंसर डी। 133 खाली स्थान, इज द परसेंटेज ऑफ सेल्स लेफ्ट आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स एज वेल एज नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बोला कि कौन सा? ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो मार्जिन। तो जब आप ऑपरेटिंग मार्जिन निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, तो वहां पर दो चीज होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, साथ ही साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी हटा लिया जाता है। सीधा ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो वहां पर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को केवल निकालते हैं, बाकी चीजों को वहां पर नहीं निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग रेशियो का सारा फॉर्मूला एक बार याद करके जाना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑपरेटिंग मार्जिन। आंसर इज बी। फिर खाली स्थान दिया, खाली स्थान इज अ नेसेसरी सक्सेसर टू वैट यूज्ड इन इंडिया टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो किसका एग्जांपल ले रहा है भैया? जीएसटी का ले रहा है। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज इट हैज सम ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपेक्ट ऑफ फ्यू स्टेट टैक्स। मतलब राज्य के कुछ टैक्सेस छोड़कर सभी तरह के वस्तु और सेवा पर लगने वाले करों को एक जगह मिला दिया गया है और उसी का नाम है जीएसटी। क्या नाम है उसका? जीएसटी। 135 नंबर, द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द बेस ईयर इज कन्वेंशनली सेट टू इक्वल। जो इंडेक्स वैल्यू सेट किया जाता है, कितने सेट किया जाता है? 100 सेट किया जाता है? नहीं, 100 के कंपैरिजन में हमेशा देखते हैं, आंसर इज 100 हो जाएगा। A shopkeeper sold an article for ₹180 by making a profit of 20%. 180 रुपए में कोई व्यक्ति एक सामान को बेचता है जिस पर उसको 20% प्रॉफिट होती है। If the shopkeeper offered a discount of ₹30 on the marked price, what is the marked up percentage? ठीक है, देखिए 180 रुपए में बेचने पर उसको कितनी प्रॉफिट होती है? 20% की प्रॉफिट होती है। लेकिन दुकानदार चाहता है कि हम 30 रुपए का डिस्काउंट भी ऑफर करें, मार्कअप प्राइस जो अंकित मूल्य है उसका 30 रुपया हम क्या करते हैं? डिस्काउंट देते। तो क्या करना पड़ेगा? उसको मार्कअप प्राइस तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मार्कअप प्राइस जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक 30 रुपया ऑफ नहीं कर सकते हैं।
और अगर ऑफ नहीं करेंगे तो फिर प्रॉफिट कहां से होगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट बनाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इस क्वेश्चन का हमको आंसर बताइएगा 136। एक लिख लीजिए 136 नंबर क्वेश्चन। अगर सेट ई होगा तो, क्योंकि डाउनलोड अगर करके निकाले होंगे तो सेट ई होगा, और कोई दूसरे तरह से बनाएंगे तो आंसर उसके क्वेश्चन उसके अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेट ई का 136 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगला है गैंग प्लैंक इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, इक्विटी, ऑर्डर, स्केलर चेन, इनिशिएटिव, रेम्युनरेशन। एक है गैंग प्लैंक और होता है गैंग बॉस, ठीक है। मैनेजमेंट में दो वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, गैंग प्लैंक एंड गैंग बॉस। तो गैंग प्लैंक जो है वो किसका एग्जांपल है, स्केलर चेन का। किसका एग्जांपल है, स्केलर चेन का। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो हिंदी लिख लीजिए, उसका टॉपिक लिख लीजिए गैंग प्लैंक एंड गैंग बॉस। गैंग प्लैंक एंड गैंग बॉस, गैंग प्लैंक एंड गैंग बॉस, गैंग प्लैंक और गैंग बॉस, ठीक है। गैंग प्लैंक इसका एग्जांपल है स्केलर चेन का। चलिए अगला है ऑल लीडरशिप स्टाइल दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर ऑल डिसीजन एंड लिटिल इनपुट फ्रॉम ग्रुप्स मेंबर। मतलब ऐसा लीडरशिप स्टाइल जहां पर सारा डिसीजन हम ही लेंगे, आप लोग कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए, इसको क्या कहेंगे, ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कहेंगे क्या, ऑटोक्रेटिक कहेंगे ना। आंसर हो जाएगा ऑटोक्रेटिक, आंसर हो जाएगा बी। 138 का बी हो जाएगा। 139 पर चलते हैं। Which amongst the following is not under the rural development scheme of government of India? गवर्नमेंट का रूरल डेवलपमेंट स्कीम जो है उसके अंदर कौन सी योजना को लागू नहीं किया गया, मतलब कौन सी योजना रूरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत नहीं आती है। पहला है आपका पीएम आवास योजना, ठीक है। उसके बाद है मनरेगा। मनरेगा क्या है, रूरल डेवलपमेंट के लिए ही है। इसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये भी वही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कुशल योजना ये भी है। तो कौन सा नहीं है, पीएम आवास योजना। क्योंकि पीएम आवास योजना जो है, पीएम आवास योजना एक शहरी के लिए भी है, ग्रामीण के लिए। अगर पीएम आवास योजना ग्रामीण लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो रूरल डेवलपमेंट के लिए है। अगर पीएम आवास योजना अगर नॉर्मल लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो शहरी की बात कर रहा है। तो ये किसकी बात कर रहा था, शहरी की। तो असली आंसर 139 का ए हो जाएगा कि कौन सा रूरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत नहीं आता है, तो वो है आंसर ए, बाकी सारे आते हैं। द जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, गट के बारे में पढ़ा ना कि गट की स्थापना कब हुई थी, 1947 में साइन हुआ था गट। गट क्या है, जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। जब तक कोई संस्था नहीं बनी थी तो सारे देश ने मिलकर के एक टैरिफ मतलब एक अग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसके अंदर कितने मेंबर थे, उसके अंदर मेंबर की संख्या थी 153। कितनी थी, 153। अगला है क्वेश्चन 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेयर हाउस टाइप। कौन सा वेयर हाउस टाइप नहीं है, ठीक है। तो बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, फुलफिलमेंट सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, बल्क स्टोरेज, ये सारे किसके हैं, वेयर हाउस के एग्जांपल है। कौन सा नहीं है, मॉम एंड पॉप, ठीक है। अगला क्वेश्चन 142, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड, सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की स्थापना जो नहीं, सेबी की स्थापना नहीं बोला, सेबी को किस वर्ष हाँ नॉन स्ट्रक्चरल बॉडी, नॉन स्ट्रक्चरल बॉडी हुई थी 12 अप्रैल 1988। बाद में 1992 में क्या बन गई, संवैधानिक निकाय बन गई, नहीं स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 अप्रैल 1988, डी नंबर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी गोल, यूएन का एसडीजी गोल नहीं है। तो एक्शन ऑन डिफॉरेस्टेशन जो है सो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। अब यहाँ पर दो चीज लिखिएगा, एक लिखिएगा यूएन का एसडीजी और एमडीजी गोल, ये भी आपको पढ़ना है, एसडीजी एंड एमडीजी गोल, एसडीजी एंड एमडीजी गोल। हाँ, यूनाइटेड नेशन ने दो गोल दिए हुए हैं पूरे वर्ल्ड को, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पुराना हो चुका है, अभी नया रिसेंट में जो है वो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो एसडीजी को अपने को पढ़ के जाना है, ठीक है। 16 गोल्स हैं इसमें, याद करके जाना है। अगला है विच साइलेंट फीचर ऑफ एमएसएमईडी एक्ट मेंशन बिलो इज फॉल्स। एमएसएमईडी के अंदर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ये पूछ रहा है आपसे। तो बोला कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज हैव बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग एज पर माइक्रो इंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट अप टू ₹30 लाख। अब यहां पर आप एक क्या करिएगा, एमएसएमईडी एक्ट 2006 लिखिएगा, एमएसएमईडी एक्ट
जो 6 लिखिएगा, ये अपने को पढ़ना है। इसके अंतर्गत क्या किया है, जितने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को क्या किया गया, डिफाइन किया गया। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को क्या किया गया, डिफाइन किया गया कि अगर किसी का भी, किसको माइक्रो कहेंगे, किसको स्मॉल कहेंगे और किसको मीडियम कहेंगे। तो एक दिन उस क्लास में हम आपको बताएंगे कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस किसको कहा जाएगा। माइक्रो किसको कहते हैं, स्मॉल किसको कहते हैं और मीडियम किसको कहा जाता है। ठीक है, MSMED एक्ट क्या था लिखा हुआ। 144 क्वेश्चन हो गया। 145 नंबर, लेजिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल आल्सो नोन एज। अगर लेजिस्फेयर जो लीडरशिप होती है 3 तरह की होती है। ऑटोक्रेटिक का मतलब सारे डिसीजन मैं ही लूंगा, बस आप सिर्फ नाम के हो, तो उसको क्या कहेंगे, ऑटोक्रेटिक। हम सब मिल करके डिसीजन लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक। और मतलब क्या है, मतलब अगर सब को एक दूसरे क्या होगा, सब एक दूसरे से मिल करके, उसको कहेंगे क्या, लेजिस्फेयर। उसको कहते हैं डेलीगेटिव लीडरशिप। क्या कहते हैं उसको, डेलीगेटिव लीडरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डेलीगेटिव लीडरशिप। आंसर हो जाएगा 145 का ए। अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सबट्रैहेंडो ऑफ प्रोपोर्शन, सबट्रैहेंडो ऑफ प्रोपोर्शन, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, देन ए माइनस बी, बी माइनस डी। ठीक है, अगर यहां पर देखिए प्रॉपर्टी जो है, सबस्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है। देखिए अगर ए अनुपात बी है और इधर है बराबर है सी अनुपात डी के, सी अनुपात डी के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ए में से सी को घटाएंगे, ए माइनस सी और बी माइनस डी बनेगा। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी ये तो है कि बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वाले को अंदर वाले से करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रोपोर्शन का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शंस, इसको पढ़ना है। टॉपिक लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शंस को पढ़ना है। 146। चलिए अगला है यूपीआई के बारे में क्वेश्चन। द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनाइटेड नहीं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म है। चलिए, a statutory corporation that was established in 1948 for providing medium or long term finance to industry loans। मतलब 1948 में ऐसा कौन सा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बना था जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता था, किसको, इंडस्ट्री को। नाम है उसका क्या, FICI, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। 149, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो मैनेजमेंट को यहाँ पर, प्रबंध को यहाँ पर हिंदी में पढ़ लेंगे। सबसे प्रभावी और कुशल तरीके से विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यवसाय के संसाधनों और गतिविधियों को की योजना बनाने और उन्हें व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, बिल्कुल मैनेजमेंट। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें मानव अन्य संसाधनों के उपयोग द्वारा बताए गए लक्ष्यों को निर्धारित करने, उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाना, संगठित करना, सक्रिय करना और नियंत्रित करना ये शामिल है। ये भी सही है। प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में लोगों के माध्यम से और उनके साथ काम करने की कला, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपण का सापेक्ष माप है। अभी विक्षेपण का सापेक्ष माप का मतलब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये आपका स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स से, जहां पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी थोड़ी पढ़ के जानी है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ना है। तो जब रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये भी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेरिवेशन, ये सारे के सारे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन हैं। ठीक है, जब स्टैटिस्टिक्स में रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये था 150 क्वेश्चन का सीरीज स्टैटिस्टिक्स। हाँ, अब करना क्या है, एक ही क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स इस बार पूछा गया, ज्यादा है नहीं। अब करना क्या है, जितने भी टॉपिक्स हमने लिखवाए हैं उन सबको एक फ्रेश कॉपी में, एक फ्रेश पेज में लिख लीजिएगा।
जितने भी टॉपिक्स हमने लिखवाए हैं ये सब क्या करिएगा, फ्रेश कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, आपके साथ क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, बारी बारी से क्लासरूम में हम आपको कर देंगे इसको, क्लासरूम में डेली बेसिस पर एक ले करके क्लासरूम में हम कर देंगे। बाकी आपको घर पर क्या करना है, तो घर पर करना क्या है, 11th एंड 12th की किताबें खरीदनी है, 11th एंड 12th की, एंड 11th एंड 12th की किताब खरीद करके उसको पढ़ना शुरू करना है चैप्टर वाइज। कौन भी लीजिए ना, ये लीजिए, एसपी साहित्य भवन लीजिए ना, अच्छा है, साहित्य भवन ले लीजिए और एक बार एनसीईआरटी भी ले लीजिए, दोनों ले लीजिए, साहित्य भवन और साथ में एनसीईआरटी 11th 12th। हाँ तो ठीक है, जो है तो ठीक है, जो नहीं है लेना है। हाँ, और बाकी जीएस के लिए किताब बताए, उस पर प्रिपरेशन करना, क्योंकि हमको इस दोनों पर प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। जो टॉपिक्स करंट में आए वो भी, एक बार जब कुछ दिन पढ़ते हैं तो फिर एक दिन 2.0 के भी क्वेश्चन देखूंगा। जब इसके सारे टॉपिक्स में क्लासरूम में खत्म कर लेता हूँ, फिर 2.0 पर आएंगे कि इसमें और उसमें क्या चेंजेस है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। फिर आएंगे 1.0 पे भी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा है तो वो भी पढ़ के जाएंगे। और तब तक क्या होगा कि 11th 12th का पूरा बुक पढ़ चुके होंगे, तो दोनों तरह से हमारी और आपकी पैरेलल चलती रहेंगी, ठीक है। चलिए मिलते, कल बंद है, परसों मैं ये समझाऊंगा कौन कौन सा टॉपिक उसमें था, ये हमको थोड़ा लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम एक बार बोर्ड पर सब कुछ समझा देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है।